नमस्कार। पिछली क्लास में हम चूंकि यह भारत का विस्तार एवं स्थिति का पहला पार्ट कंप्लीट किए थे, जिसमें हम भारत के सारे स्टेट के बारे में समझे थे, जाने थे, भारत के मैप के बारे में जाने थे। और आज हम इसके दूसरे भाग में उपस्थित हुए हैं। पहला पॉइंट, मुख्य भूमि एवं द्वीपों सहित क्षेत्रफल 328700 वर्ग किलोमीटर। चूंकि यह एग्जाम में आता नहीं है और यह एक्चुअल में क्या है 3287 पॉइंट में दिया गया है, लेकिन यह आप बस मोटा मोटा याद करके चलिए कि 328700 वर्ग किलोमीटर ही है। अब यह कहा क्या गया है, मुख्य भूमि एवं द्वीपों सहित। मुख्य भूमि मतलब ये पूरा मुख्य भूमि भारत का मुख्य भूमि ये है, और द्वीप अर्थात ये और ये भारत के कुछ टुकड़े हैं जो कि भारत से अलग हैं। इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उनका नाम अंडमान निकोबार है, और अरब सागर में जो भी द्वीप हैं उनका नाम लक्षद्वीप है। तो आप बस इतना जानिए कि भारत के प्रायद्वीपीय भारत के अर्थात इसका ये प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ से समुद्र या जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के, ये समझ लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी साइड में अर्थात बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी साइड में अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। भारत के यही मुख्य लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनका भी क्षेत्रफल ले करके और भारत की पूरी भूमि जो मुख्य भूमि है इनका भी क्षेत्रफल ले करके लमसम लगभग वही है 328700 वर्ग किलोमीटर। चूंकि यह पॉइंट में है, लेकिन यह कभी आपसे पूछा नहीं जाता, वो ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पहले ही भाग में हम आपको बता दिए थे कि भारत जो है वह पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हम एक पृथ्वी बनाते हैं और यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, अर्थात यहां पर उत्तरी ध्रुव और यहां पर दक्षिणी ध्रुव, तो यहां से ऐसा एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिनका नाम है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप उत्तर से दक्षिण पूरे पृथ्वी के चारों तरफ खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। इनकी संख्या लगभग 360, लगभग क्या 360 ही हैं, और पृथ्वी के पश्चिम से पूरब खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। यहां पर बस थोड़ी सी इसकी झलक ही ले लीजिए, इतने में ही समझ में आ जाएगा, और इस चैप्टर को पढ़ने में आपका काम चल जाएगा, वहां पर आप क्लियर करिएगा। तो उत्तर से दक्षिण काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, और पश्चिम से पूरब जो रेखाएं खींची गई हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये 0 डिग्री और यहां से खींची गई एक रेखा जो कि इसमें भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से ऊपर से 90 डिग्री तक यह रेखाएं अक्षांश के रूप में बढ़ती चली जाती हैं। और 0 डिग्री देशांतर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई हैं उनमें भी एक 0 डिग्री रेखा है, और पूरब की तरफ यह बढ़ती चली गई हैं और पश्चिम में आकर के मिल गई हैं। चूंकि अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिशाएं अलग अलग हैं, यह देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण हैं और अक्षांश रेखाएं
पश्चिम से पूरब हैं। इसलिए यह दिशाओं का ज्ञान पृथ्वी को बांटने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। अब 0 डिग्री के उत्तर की तरफ भारत की स्थिति है। इसका मतलब है 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं वह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती हैं, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। यहां पर चूंकि एक रेखा नहीं है देशांतर रेखाएं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो अगर हम एक साधारण तरीके से देखें तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा की सिर्फ एक रेखा हम खींच रहे हैं जिसका नाम है 0 डिग्री, और अक्षांश रेखा की सिर्फ एक रेखा खींच रहे हैं जिसका नाम है 0 डिग्री। ये पृथ्वी पर है। हम अक्षांश रेखाओं की अन्य रेखाएं नहीं खींच रहे हैं और देशांतर रेखाएं की अन्य रेखाएं नहीं खींच रहे हैं, सिर्फ दोनों की 0-0 डिग्री हम खींच दे रहे हैं। चूंकि यह पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांट रही हैं, इसलिए इनकी सहायता लेना बहुत ही जरूरी है। हम अगर अपने भारत को देखते हैं तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। भारत मैप पर देखा जाए तो यहां पर है। इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, इधर का पूर्वी हिस्सा है, इधर का पश्चिमी हिस्सा है, और यह अक्षांश रेखाएं, यह उत्तरी हिस्सा है पूरा, और यह दक्षिणी हिस्सा है पूरा। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में ये दोनों रेखाएं बांटती हैं। तो अगर हम अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चूंकि अक्षांश रेखा है, अक्षांश के रेखा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यह पृथ्वी का यह हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध होने के कारण भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। अब दूसरा, कभी कभी प्रश्न पूछता है, भारत की स्थिति अक्षांश रेखा के 0 डिग्री के परिप्रेक्ष्य में अक्षांश रेखा को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत की स्थिति 0 डिग्री इक्वेटर के अनुसार हमारे भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर के परिप्रेक्ष्य में किस तरफ है ग्लोब के, हमारे पूरी पृथ्वी के। तो हम ये पाते हैं कि हमारे भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। उत्तरी क्यों? क्योंकि यह अक्षांश रेखा के उत्तर में है। पूर्वी क्यों? क्योंकि यह देशांतर रेखा के पूर्व में है। तो इसलिए उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारत की स्थिति है हमारे ग्लोब पर, अर्थात पृथ्वी पर। ठीक है, अब यह आपको समझ में आ गया होगा। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 2 हिस्सों में अक्षांश रेखा बांटती है, 2 हिस्सों में देशांतर रेखा बांटती है, लेकिन ये दोनों रेखाएं 0-0 डिग्री के रूप में हैं, जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती हैं। पूर्वी पश्चिमी को बांटती है देशांतर रेखा जिसका नाम है 0 डिग्री, और उत्तरी और दक्षिणी ग्लोब को बांटती है अक्षांश रेखा जिसका नाम है विषुवत रेखा या इक्वेटर या 0 डिग्री रेखा। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। तो भारत की स्थिति चूंकि यहाँ है, इसलिए अगर ये देखा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में भारत की स्थिति नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, लेकिन 0 डिग्री देशांतर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूर्वी, ठीक है, चूंकि यह उत्तरी गोलार्ध में तो है ही है, 0 डिग्री देशांतर के रेखा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारत की स्थिति है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी से 7.6 उत्तरी अक्षांश तक है। इसका कहने का मतलब यह है कि अक्षांशीय विस्तार, हमारी पृथ्वी गोल है और अक्षांश रेखाएं इस तरीके से हैं, तो एक अक्षांश रेखा तो है नहीं,
0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऐसे करके लास्ट में यह दक्षिणी ध्रुव पर 0 डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से ऐसे ऐसे इधर भी आ गया है। और यहाँ आते आते एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री यहाँ पर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिणी भाग में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री। और 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में अगर हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री। 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो 90 डिग्री तक हम जाते हैं, और 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध की तरफ अगर हम जाते हैं तो 90 डिग्री तक हम पाते हैं इन रेखाओं को। तो अब हम कहाँ पे, अक्षांशीय विस्तार 8.4, अर्थात क्या है, अगर कोई रेखा यहां से गुजरी है हमारे पृथ्वी के एकदम दक्षिणी छोर से, तो हम ये पाते हैं कोई रेखा यहां तो गुजरी ही होगी पृथ्वी के। चूंकि इस चीज को हम बड़े के रूप में बना दिए हैं, बोर्ड इतना बड़ा है नहीं कि हम एक पृथ्वी बनाकर इसको वहां पर दर्शा सके, तो हम इस चीज को समझ लीजिए जूम करके ले आए हैं यहां पर, और ये जो रेखा यहां भारत से गुजर रही है यहां पर बना दिए हैं। इसका नाम क्या है, 8.4। 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। ये उत्तरी उत्तरी क्यों कह रहा है बार बार, ये आप समझ लीजिए। उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है। अब देखिए फिर से अगर एक पृथ्वी बनाते हैं, यहां पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस डिग्री से जितने भी अक्षांश ऊपर हैं उत्तरी अक्षांश, ये सारे उत्तरी अक्षांश के हिस्से हैं। 0 डिग्री से उत्तर की तरफ सब उत्तरी अक्षांश के हिस्से हैं, और 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में जितनी रेखाएं खींची गई हैं वह दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पृथ्वी जो है वह उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री के ऊपर है ना, ये 0 डिग्री के ऊपर है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी की स्थिति उत्तरी अक्षांशों पर है, तो जितने भी अक्षांश हैं उत्तरी ही हैं। इसका मतलब 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8.4 उत्तरी अक्षांश से, ये भी तो उत्तरी है, ये भी उत्तरी है, सारी उत्तरी है, तो दूसरा कहां है, यहां पर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक यहां हमारी पृथ्वी का विस्तार है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक यह सारे उत्तरी अक्षांशों के बीच में हमारी पृथ्वी का विस्तार है। अब यही ये कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच हमारी भारत का विस्तार है। तो आप तो समझ इतना गए होंगे कि उत्तरी अक्षांशों के ही बीच में हमारा भारत घिरा हुआ है, जिस वजह से यह 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के बीच में, ऐसा नहीं है, बीच में और भी अक्षांश रेखाएं गुजरी हैं भारत के। चूंकि अगर हम यहां देखते हैं या यहां से स्टार्ट है तो और भी अक्षांश रेखाएं गई हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह देख रहे हैं कि हमारे भारत का अंतिम छोर 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के है, और यह बढ़ता चला गया है, और यहां पर आकर के जो अंत, यह छोर जो भारत के सबसे उत्तरी अक्षांश से सटा हुआ है उसका नाम है 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। अब अगला हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। 68.7 से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब इसी प्रकार से हम इसको जान लेंगे। तो हम देखते हैं, अगर हमारी यह पृथ्वी है,
यह है उत्तरी अक्षांश, यह है दक्षिणी अक्षांश। तो जिस प्रकार से एक रेखा खींची गई थी 0 डिग्री अक्षांश जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती थी, उसी प्रकार से एक रेखा उत्तर से दक्षिण भी खींची गई है। एक ही नहीं बल्कि अनेकों रेखाएं ऐसी हैं जो उत्तर से दक्षिण खींची गई, उसका नाम भी 0 डिग्री है। अब यह इसका काम क्या है? पृथ्वी के 2 भागों में बांट देना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से अगर हम इसको अलग से बना दें, यह 0 डिग्री रेखा जो है वह हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। पृथ्वी की अपने भारत की स्थिति यहां पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अगर हम दूसरा मैप बनाएं तो यहां से लेकर के यहां तक उत्तर से दक्षिण। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज हो, आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब उसका पूरा साइड आप बता सकते हैं, उसका सिर उत्तर होगा, पैर दक्षिण होगा और उसका बायां हाथ हमेशा पूरब की तरफ होगा और दायां हाथ पश्चिम की तरफ होगा। इसी प्रकार से यह आप अपने नोट में नोट कर लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पर इसको हम आपको बता रहे हैं। यह उत्तरी, यह दक्षिणी और यह पूर्वी, यह पश्चिमी। यह देशांतर के परिप्रेक्ष्य में, देशांतर रेखा के रूप में, देशांतर 0 डिग्री रेखा के रूप में पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। अब यही कह रहा है देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार का मतलब क्या है? अक्षांशीय विस्तार। भारत को तो उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच में जो भी भारत का हिस्सा है उसको दर्शा देता है। और देशांतर रेखाएं, चूंकि अक्षांश रेखाएं इसको तो बता नहीं पाएंगी, बताएंगी तो देशांतर रेखाएं, क्योंकि भारत की स्थिति अगर इस तरीके से है तो यह देशांतर रेखाएं सिर्फ ये बता पाएंगी कि इसका दक्षिणी छोर कहां है और उत्तरी छोर कहां है। तो अगर हमें इसका पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर भी देखना है तो वह हमें वहां पर कौन सी रेखा का सहारा लेना पड़ेगा? देशांतर रेखाओं का। देशांतर रेखाएं भी एक नहीं है, अनेक हैं। इस तरीके से यहां से जो रेखा गुजरी है भारत के इस हिस्से से, उसको पहला अक्षांश रेखा मान लेंगे जिसका नाम है 68.7। ठीक है, इसको यहां से जो रेखा गुजरी है देशांतर, उसका नाम है 68.7। यह गुजरात से, चूंकि गुजरात भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से में है, इसलिए यह 68.7 देशांतर रेखा पूरे भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से से होकर के गुजरती है। और दूसरी फिर कहां से गुजरेगी? यहां से तो गुजरेगी नहीं, क्योंकि भारत की स्थिति यहां तक है। तो एक रेखा यहां से गुजरती है जिसका नाम क्या है? 97.25। 97.25 ये देशांतर रेखा भारत के सबसे पूर्वी हिस्से से होकर के गुजरती है। इसका मतलब क्या है? यहां से लेकर के यहां तक भारत की स्थिति है और इसके बीच में एक ही नहीं, जिस प्रकार से भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच में कई अक्षांश रेखाएं भी थीं, लेकिन हम उनको अक्षांश रेखाओं को देखें जो कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर से होकर के गुजरते हुए और सबसे उत्तरी छोर से होकर गुजरी। वही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम से है कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, वही दोनों पूछते हैं। फिर भी अब ये सब ट्रेंड जितने हैं ये सब कॉमन से हो गए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा
और बस एक बार देखने की जरूरत है, एक बार आंखें बंद करके आराम से इसको देखिएगा कि किस तरीके से यह स्थिति भारत की है। आपको देखना क्या है, अक्षांशीय स्थिति इधर, अक्षांशीय स्थिति इधर, इधर और इधर। कहने का मतलब क्या है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यह रेखाओं से घिरा हुआ है, वही रेखाएं बॉर्डर बनाती हैं भारतवर्ष की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 68.7, यहाँ पर 97.25 देशांतर रेखाओं के बीच में भारत की स्थिति है। आपको ना समझ में आए कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा और हम उसका जवाब अवश्य देंगे। यहाँ पर 5वां पॉइंट देखिए, तो हाँ एक चीज और छूट गया था, 30 देशांतर रेखाएं हैं। कहां पर, भारत में यह देशांतर रेखा और यह देशांतर रेखा के बीच में 28 और देशांतर रेखाएं हैं, तो मिलाकर के 30 हो जाती हैं। 28 देशांतर रेखाएं मिलाकर के 30 होती हैं। इसका मतलब भारत से टच करने वाली टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 30 है। अब यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, इस तरीके से पूरे भारत में देशांतर और अक्षांश रेखाओं का एक जाल है। अब हम देखते हैं 30 देशांतर रेखाएं हैं। अब देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट का समय लेती है हमारी पृथ्वी। अब यहां पर थोड़ा सा समझने का काम है आपका, आप थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हुए 24 घंटे का समय लेती है। 360 पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं हैं। 360 जब रेखाएं हैं, पृथ्वी 24 घंटे में उन देशांतर रेखाओं को जब घूम ले रही है, इसका मतलब क्या है, एक देशांतर के मध्य से गुजरने वाली जो स्पीड है पृथ्वी की वह 4 मिनट 4 मिनट होगी। तो भारत, अगर हम भारत को देखते हैं, भारत में टोटल 30 देशांतर रेखाएं हैं। 30 चूंकि एक से दूसरे तरफ पृथ्वी की जो स्पीड है सूर्य के परिप्रेक्ष्य में, पृथ्वी जब घूम रही है धीरे धीरे, तो चूंकि 360 देशांतर रेखाएं पूरे ग्लोब पर हैं, हमारे पूरे ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब भारत की स्थिति यहां पर है, भारत की स्थिति यहां पर है, इनके भी बीच में 30 देशांतर रेखाएं हैं। 30 देशांतर रेखाएं हैं और टोटल पूरे पृथ्वी में 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी पश्चिम अर्थात इस साइड से लेकर के इस साइड की तरफ पृथ्वी मूव कर रही है, मतलब इस साइड से लेकर के इस साइड, इस तरीके से जब पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पर, वो भी 24 घंटे में एक चक्कर, तो 360 देशांतर रेखाएं हैं। एक देशांतर रेखाओं का समय गुजरने का होगा 4 मिनट। तो पृथ्वी भारत में 30 देशांतर रेखाएं हैं। जब 30 देशांतर रेखाएं हैं तो 4 गुणे 30 120 मतलब 2 घंटे। यह समझ लीजिए, सूर्य सीधा पृथ्वी पर जब होता है तो 2 घंटे लेता ही लेता है। यह देशांतर जितने भी 30 देशांतर टच करते हैं हमारे भारत को, वह उन देशांतरों को पार करने में
सूरज समझ लीजिए 2 घंटे का समय लेता है। क्योंकि सूरज नहीं पार करता, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब मूव कर रही है, घूम रही है अपनी धुरी पर, इसलिए पृथ्वी का स्थान हमारी पृथ्वी छोड़ती जाती है और पीछे का स्थान अर्थात यहां पर पाकिस्तान, फिर ईरान, इराक, बहुत सारे ऐसे देश आते हैं, उन पर सीधा पृथ्वी आती जाती है। वहां का भी अपना मानक समय है और यहाँ का भी अपना मानक समय है 82.5 डिग्री। अभी आगे हम पढ़ाएंगे 82.5 डिग्री उसका मानक समय है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी 2 घंटे सूर्य के सामने रहती है, फिर सूरज हमारी पृथ्वी को, हमारे भारत को पार कर जाता है।